नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे विश्व जनसंख्या की, इसके वितरण, घनत्व और वृद्धि की। ये कोई उबाऊ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पृथ्वी और मानवता की असली कहानी है। कैसे हम इंसान इस पूरी दुनिया में फैले हैं, कहाँ बसते हैं और समय के साथ ये आबादी कैसे रंग बदलती है, आइए इसे गहराई से समझें। चलिए बिना समय बर्बाद किए इस चौंकाने वाले विरोधाभास पर नजर डालते हैं। दुनिया की 90% आबादी पृथ्वी के केवल 10% हिस्से पर रहती है ना? बिल्कुल हैरान करने वाली बात। मतलब हमारी इतनी विशाल पृथ्वी का 90% हिस्सा लगभग खाली पड़ा है, या वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। इंसान हर जगह एक बराबर नहीं फैले हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले असमान जनसंख्या वितरण, फिर जनसंख्या घनत्व और इसके कारक, उसके बाद जनसंख्या में परिवर्तन, फिर प्रवास यानी माइग्रेशन के कारण और प्रभाव, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और अंत में जनसंख्या नियंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, असमान जनसंख्या वितरण। देखते हैं कि इंसानों के फैलाव का ये पैटर्न असल में कैसा दिखता है। हमारी पृथ्वी पर इंसानों का बंटवारा बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। ऊंचे पहाड़ों या कठोर मौसम वाली जगहों पर मीलों तक कोई नहीं दिखता, जबकि समतल मैदानों में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इस बात को मशहूर विद्वान जॉर्ज बी क्रेसी ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा था। उनके शब्दों में, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये बात एकदम 100% सच है। और मजे की बात तो यह है कि ये सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हाल है। और इस बात को ये ग्राफ बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की इस सूची को देखिए। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। ये सच में चौंकाने वाला है कि पूरी दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इन्हीं 10 देशों में सिमटी हुई है। और उससे भी बड़ी बात, इन 10 में से 6 देश तो अकेले हमारे एशिया महाद्वीप में ही हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनसंख्या घनत्व और इससे प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें ये सोचना होगा कि आखिर वो कौन सा गणित है या वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग इन चुनिंदा जगहों पर ही भीड़ लगाकर रहना पसंद करते हैं। इसे समझने के लिए जनसंख्या घनत्व को समझना जरूरी है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो किसी जगह के आकार और वहां रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात। क्योंकि देखिए, जमीन की अपनी एक सीमित क्षमता होती है, वो अनंत लोगों का बोझ तो उठा नहीं सकती ना। इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए और आपको जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार जैसे राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, एकदम खचाखच भरा हुआ। वहीं अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में यही संख्या एकदम कम है। लेकिन लोग एक खास जगह को ही क्यों चुनते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है भौगोलिक, मतलब पानी जैसी जीवन की बुनियादी जरूरत, समतल जमीन और अच्छी जलवायु। दूसरा है आर्थिक खिंचाव, जहां खनिज होंगे वहां उद्योग लगेंगे और रोजगार मिलेगा, जैसे जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। और तीसरा सबसे अहम है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। हम इंसान स्वभाव से वही बसना चाहते हैं जहां शांति हो, सुरक्षा हो और हमारे सांस्कृतिक मूल्य जुड़े हों। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे विषय की ओर, जनसंख्या में परिवर्तन। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में वृद्धि या ग्रोथ का मतलब हमेशा सिर्फ बढ़ना नहीं होता। इसका मतलब है परिवर्तन। ये धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो या बाहर से लोग आकर बस जाएं। और ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है, जब मृत्यु दर जन्म दर को पार कर जाए या लोग उस जगह को छोड़कर चले जाएं। अगर हम जनसंख्या में होने वाले किसी भी बदलाव को देखें तो उसके पीछे सिर्फ 3 ही असली खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें इस चार्ट में देखा जा सकता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म से आबादी में इजाफा होता है, मृत्यु से कमी आती है, और प्रवास यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बस यही 3 चीजें किसी भी क्षेत्र की आबादी का पूरा नक्शा बदल देती हैं। और प्रवास की इसी बात से हम पहुंचते हैं हमारे चौथे विषय पर, प्रवास, इसके कारण और प्रभाव। इंसान हमेशा से सफर करता रहा है। जब लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर किसी नई जगह बसने जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। ये हमेशा के लिए हो सकता है या सिर्फ कुछ महीनों के लिए। लेकिन लोग अपना घर छोड़ते क्यों हैं? इसके पीछे के मनोविज्ञान को हम 2 तरह के कारकों से समझ सकते हैं।
एक है प्रतिकर्षा या पुश फैक्टर। ये वो खराब हालात हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं। और दूसरे हैं अपकर्षा या पुल फैक्टर। ये वो बेहतरीन अवसर हैं जो चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे शानदार नौकरियां, सुरक्षा और सुखद मौसम। अब बारी है 5वें विषय की, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये सिद्धांत एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो हमें ये दिखाता है कि कोई समाज कैसे विकसित होता है, कैसे एक गांव में रहने वाला अशिक्षित समाज धीरे धीरे शहरी और औद्योगिक समाज में बदल जाता है। इसके 3 ऐतिहासिक चरण होते हैं। पहले चरण में समाज पूरी तरह खेती पर निर्भर होता है। यहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होते हैं। फिर आता है दूसरा विकासशील चरण। यहाँ दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर तो तेजी से गिर जाती है, लेकिन जन्म दर ऊंची ही रहती है। अंत में आता है तीसरा औद्योगिक चरण, जहाँ शिक्षा और जागरूकता के कारण जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं और जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं आज के हमारे अंतिम विषय पर, जनसंख्या नियंत्रण। आज जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है और हमारे संसाधन जिस तरह से सीमित हैं, उनके बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, जैसे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो परिवारों को सही और जागरूक फैसले लेने में मदद करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न गर्भ निरोधक उपायों तक लोगों की आसान पहुंच और इन सबसे बढ़कर शिक्षा और जागरूकता का तेजी से प्रसार। ये सुनिश्चित करना एकदम अनिवार्य है कि हमारे सीमित संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए कम न पड़ें। तो अंत में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, क्या मानवता अपने तेजी से बढ़ते जनसांख्यिकीय विकास और पृथ्वी की इस सीमित क्षमता के बीच कभी एक सही संतुलन बना पाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के अस्तित्व और हमारे ग्रह के सीमित संसाधनों का भविष्य आखिर कैसा होगा। इसी गंभीर सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस पूरी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।